हाय बच्चा पारी, वेलकम टू माय चैनल शुभम पाठक, जहाँ पे हम क्लास 10 की एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ते हैं। आज का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस चैप्टर इज द सेकंड चैप्टर इन योर बायोलॉजी। पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, उन सबको पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली एनिमल्स, तो कैसे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही अपनी बॉडी में कंट्रोल दिखाते हैं और उस कंट्रोल के थ्रू कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो चैप्टर काफी सिंपल है। चैप्टर को आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक हार्मोन्स के साथ होता है और एक होता है उनके नर्वस सिस्टम की वजह से। तो पहले हम एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, फिर हम आएंगे प्लांट्स पे। प्लांट्स में जो पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो उनके हार्मोन्स की वजह से होता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। फाइटो हार्मोन्स बोले जाते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स को, तो वो सब डिस्कस करने के बाद हम एनिमल्स के ही कोऑर्डिनेशन का जो सेकेंड पार्ट है, जो हार्मोनल पार्ट है, उस पे आएंगे। तो चैप्टर इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, लेट मी टेल यू, आज जो मैं ये एनसीईआरटी के नोट्स बना के लाई हूँ, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से एक्सप्लेन है, उसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई ऐप या कोई प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड द नोट्स विल बी विद यू, राइट। उन नोट्स को पढ़ने के बाद और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या आपने कोई रिसोर्स बुक ले रखी है तो उसके भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बीच बीच में जहां से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं वो आपको हाईलाइट कराती हुई चलूंगी, तो अच्छे से लेक्चर को देखना। और जो मैं बोल रही हूँ कि ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, प्लीज उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो मोस्टली रिपीटेड पॉइंट्स होंगे, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो पिछले 10 साल में 2 या 3 बार आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ उससे पहले हमारी जो पिछली क्लास गई थी नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो हर बार जब भी मैं क्लास देती हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ। उन होमवर्क क्वेश्चन का जो बच्चे सबसे पहले आंसर देते हैं, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर देते हैं और सबसे पहले आंसर देते हैं, मैं उनके नाम अगले लेक्चर में दिखाती हूँ। तो पिछले होमवर्क क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले दिए हैं भाई यहाँ पे प्रीटीज, ओके, नाम नहीं लिखा है बट प्रीटीज दृष्टि शर्मा, कंग्रेचुलेशंस बच्चा। देन वी आल्सो हैव रविंद्र गुप्ता, सो दृष्टि, रविंद्र एंड प्रीटीज, थैंक यू सो मच सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आंसर्स देने के लिए। आज भी मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी, आप भी आंसर दे सकते हैं, अगली क्लास में आपका भी नाम दिखाया जाएगा। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ चैप्टर काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे एनवायरनमेंट में, आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंज आते हैं। कभी हीट में चेंज आता है, कभी पीएच में चेंज आता है, कभी कोई थ्रेट आता है उन्हें, कभी उन्हें फूड के पास मूव करना होता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसी रिस्पॉन्स को बोला जाता है बच्चा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। और उस कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस, लिविंग बींग्स की बॉडी में कुछ प्रोसेसेस गुजरते हैं। तो दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे एनवायरनमेंट में आए गए किसी भी चेंज के प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये है इस चैप्टर का क्रक्स। नाउ एक चीज आपने नोट की होगी, मैंने 2 बार बोल दिया पिछले 1 मिनट में कि एनवायरनमेंट में चेंज आता है। एनवायरनमेंट में इस आए हुए चेंज को बायोलॉजी में एक बहुत स्पेशल सा टर्म दिया हुआ है, जिस स्पेशल टर्म को बोलते हैं स्टिमुलस, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स आपके आसपास जो है, ये रिमोट हो गया, आपका फोन हो गया, आपके पर्दे हो गए, डेस्कटॉप हो गया, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी आसपास जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है, लेकिन नॉन लिविंग चीजें तो उसके प्रति रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, अमीबा भी आपने देखा होगा, जब फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है तो वो क्या दिखाता है, फैगोसाइटोसिस दिखाता है, यानी कि वो अपने सूडोपोडिया से फूड की तरफ मूव करता है, जो तुम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ चुके हो, राइट। सो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाता है, और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि चीता, जैसे कि लायन, ये भी दिखाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट इन सब में कॉमन क्या है, एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज। उस एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज को बोलते हैं बच्चा स्टिमुलस। अब स्टिमुलस कैसा भी हो सकता है, कोई फिजिकल चेंज भी हो सकता है कि आपके पास पहले एक वाटर बॉडी हुआ करती थी आसपास, तो
तो आपको पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती थी, अब वो वाटर बॉडी नहीं है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। या फिर केमिकल चेंज भी हो सकता है ना, केमिकल चेंज भी हो सकता है भैया, कोई केमिकल आपकी बॉडी में कोई हार्मोन ऑलरेडी प्रोड्यूस होता था, लेकिन अब वो हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो गई तो बॉडी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। इट कैन बी अ केमिकल चेंज और इट कैन बी अ बायोलॉजिकल चेंज। तो चेंज कुड बी ऑफ एनी टाइप, बट एनीथिंग इन एनवायरमेंट व्हेन इट चेंजेस, यानी कि जब स्टिमुलस मिलता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक इनका बहुत ही डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। अब कैसे करते हैं रिस्पॉन्ड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म? पहले एनिमल्स की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। आप जानते हो, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल्स अपनी पूरी बॉडी को लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, लोकोमोशन। क्या बोलते हो, लोकोमोशन। एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, दूसरा लोकोमोशन भी शो कर रहे हैं, राइट। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एक छोटे प्लांट की कम होती है, बड़े प्लांट की ज्यादा होती है, लेकिन प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते। प्लांट की बॉडी जो है एनिमल्स के मुकाबले कॉम्प्लेक्स भी कम होती है। एनिमल्स देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियली एनिमल्स, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। जो लिविंग प्रोसेसेस है उन्हें कैरी आउट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तो नहीं है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं पूरे के पूरे। सेल्स तो है डिफरेंट, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग और ये अलग और वो अलग, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में सिस्टम्स ही अलग अलग है। वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स, राइट। सो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमें दो सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, नर्वस सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है, हार्मोनल सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन से भी काम चल जाता है। हो सकता है कि आगे धरती ऐसे इवॉल्व करेगी, प्लांट्स में भी हमें हार्मोन से नहीं चल रहा हो काम, तो क्या पता आगे कोई और सिस्टम डेवलप हो जाए। बट अभी तक की जो अर्थ पे लाइफ रही है, प्लांट्स का फाइटो हार्मोन से काम चल जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अब एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल समझ आ गया तो चैप्टर के अगले 10 मिनट तुम्हारे लिए क्या है, केक वॉक। केक वॉक तुम्हें सब पल्ले पड़ जाएगा। एग्जांपल एक होटल का, आप में से सब लोग होटल गए होंगे, है ना। होटल जाते हो तो क्या होता है, जाते ही क्या कमरा मिल जाता है क्या हमें, पापा मम्मी घुसे और उनको रूम मिल गया, पूरी फैमिली को रूम मिल गया, आइए आइए आप ही का वेट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले में रिसेप्शन पे जाना पड़ता है, अपने आईडी कार्ड्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कितने कमरे चाहिए, बात करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है आपको रूम, राइट। सिमिलरली अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, उस स्टिमुलस के प्रति अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करना है, पहले पहचानना तो पड़ेगा कि एनवायरमेंट में चेंज आया है, पहले रिसीव तो करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन कि एनवायरमेंट में चेंज आया है। तो वही जो रिसेप्शन है इंफॉर्मेशन का, एनवायरमेंट में चेंज की इंफॉर्मेशन का जो रिसेप्शन है बच्चा, वो कौन करता है बॉडी में, रिसेप्टर सेल्स करते हैं, रिसेप्टर सेल्स करते हैं। छोटी क्लासेस में जब तुम साइंस नहीं पढ़ते थे, जब तुम ईवीएस पढ़ते थे, तो ईवीएस की किताबों में तुम्हें क्या पढ़ाया जाता था कि हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी आईज होती है, हमारी ईयर्स होती है, हमारी टंग होती है, हमारी स्किन होती है, और हमारी क्या होती है भाई, नोज होती है, राइट। 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यही जो बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें सेंसरी ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंस करते हैं, ये पता लगाते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन? स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कैसे रिसीव करते हैं? क्योंकि बच्चा सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं क्या मैम, और कहीं नहीं होते बॉडी में? नहीं जी, और कहीं नहीं होते। रिसेप्टर्स होते हैं सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स में। बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनमें ये काबिलियत नहीं होती है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर पाए, सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स में होती है। क्यों? बिकॉज दे हैव रिसेप्टर्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेंसरी ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर्स होंगे, उसके बेसिस पे उसका हमने नाम रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कानों के पास क्या शक्ति होती है? कानों के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवायरमेंट में साउंड को रिसीव करते हैं। साउंड अगर कम होगी, साउंड अगर ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा साउंड हो रही होती है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रही होती है, हम क्या करते हैं? अपने कान पे हाथ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होती है यार इतनी जो आवाज है ना हमारे लिए अच्छी नहीं है, राइट। क्योंकि हमारे ईयर्स में जो रिसेप्टर्स हैं वो साउंड को रिसीव कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है बच्चा फोनो रिसेप्टर्स। क्या बोला जाता है? फोनो रिसेप्टर्स। सिमिलरली हमारे आईज में कौन से रिसेप्टर सेल्स होते हैं? वो वाले होते हैं जो लाइट को परसीव करते हैं। हम जैसे ही धूप में जाते हैं हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं, है ना। घर में बैठे हुए थे, लाइट में ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन जैसे ही बाहर धूप में गए हमारी आंखें ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि एकदम से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बाहर जाते ही धूप में बढ़ जाती है। तो हमारी आंखें कहती हैं भाई थोड़ा बंद कर लो आंखें, क्योंकि ज्यादा लाइट जा रही है आंखों के अंदर, आंखें डैमेज हो सकती हैं, राइट। सो दोज आर फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव करते हैं।
सिमिलरली स्किन, हमारी जो पूरी बॉडी जो कवर्ड है जिस स्किन में, वो किसको करती है? थर्मो रिसेप्टर्स। कोई भी गर्म प्लेट हमने छुई, तुरंत हमने हाथ हटा लिया, क्यों? हमें पता है भैया गर्म है बहुत, हमारी बॉडी टेम्परेचर से बहुत गर्म है वो प्लेट, हमारा हाथ जल सकता है। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारी स्किन में क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स। देन वी हैव नोज, हमारी नोज में अच्छी सुगंध आ रही है तो हम ऐसे करते हैं, बुरी बदबू आ रही है तो हम कहते हैं ओए छी छी, ओहो, who farted, right? How do we get to know it? Because our nose has olfactory receptors. Then tongue क्या करती है? टेस्ट बताती है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। कैसे? टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि स्टिमुलस रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स होते हैं इतनी डिफरेंट तरीके के, राइट? नाउ रिसेप्टर्स तो हमारी बॉडी में सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं, लेकिन एक अलग तरीके की चीजें होती हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिन्हें आप बोलते हो इफेक्टर्स। बच्चा, इफेक्टर्स, राइट? तो इफेक्टर्स बोलो या इफेक्टर सेल्स बोलो, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, बट ऑन द अदर हैंड जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट only in sensory organs. अब क्यों मैम ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों है? इफेक्टर्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि देखो रिसेप्टर्स का काम है रिसीव करना इन्फॉर्मेशन, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन करके दे देते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स ने रिसीव की है उसका जो डिसीजन हमारा ब्रेन प्रोसेस करके देने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो वो कोऑर्डिनेटेड डिसीजन लेने वाला है हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, वो किसी और मसल को इफेक्ट करता है, वो किसी और ऑर्गन को इफेक्ट करता है, राइट? जिसमें नहीं है रिसेप्टर सेल्स, तो क्या हम वहां पे डिसीजन लेंगे? नहीं। हम अपनी लाइफ जाया होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो इफेक्टर्स होते हैं वो पूरी बॉडी में होते हैं, रिसेप्टर्स आर ओनली इन द सेंसरी ऑर्गन्स। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो नीचे मैं दूंगी आपको ना नोट्स, उसमें ये चीजें नहीं होंगी, जो मैं लिखवा रही हूं वो वाली चीजें नहीं होंगी। चलो ले लिया। अब आते हैं एनिमल्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, राइट? तो एनिमल्स में पहले ऑलरेडी बता दिया, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। एक तो नर्वस सिस्टम के साथ होता है, दूसरा हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जैसे मैं अभी यहां पे लिख रही हूं हार्मोनल सिस्टम, राइट? अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे मैं और अच्छे से डिटेल में हार्मोनल सिस्टम कराऊंगी, बट अभी के लिए समझ लो कि हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले हार्मोन्स। अभी यहाँ पे बस टेबल बना रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ, आगे तो डिटेल में बता ही दूंगी। नर्वस सिस्टम भी हमारे पास दो तरीके का होता है बच्चा। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं CNS, और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरी पे होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो नसों से बना हुआ होता है, ठीक है? अच्छा मैम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारे पास ब्रेन, जो हमारा मेन ऑर्गन हो गया नर्वस सिस्टम का, और दूसरा आता है हमारे पास ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू, है ना? टिश्यू से बना हुआ होगा ना कोई भी सिस्टम। और तीसरा होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस टिश्यू मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रही हूँ, दैट इज कॉमन सेंस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो हमारे मेजर ऑर्गन हो गए, तो वो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आती है बॉडी के नर्वस सिस्टम वाली नसें। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 3 तरीके की नसें होती हैं। कहां पे लिखवाऊं मैं? यहां लिखवा दूं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। PNS में 3 तरीके की नसें होती है। एक होती है क्रेनियल नर्व्स बच्चा, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, और एक होती है विस्सीरल नर्व्स। क्या नर्व्स? विस्सीरल। S पहले आएगा, C बाद में आएगा। अरे
कुछ तो गलत लिख दिया मैंने। हाँ जी, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज डन बाय नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें फर्दर है आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देन दोनों मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें तीन तरीके की नसें होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है, क्रेन वर्ड आपको जहां पे भी दिखेगा ना समझ जाना कि ब्रेन की बात हो रही है। दूसरा आपकी स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और तीसरा आपकी विस्सीरल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती हैं। ये सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, बस आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कई टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि क्या पता एग्जाम में आ जाएगा, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग। फिर से बता देती हूँ, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, विस्सीरल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है लेकिन इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट करती है। ठीक है, सो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। दूसरा है आपका हार्मोनल सिस्टम, इसमें दो तरीके के ग्लैंड्स आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चा जो अपनी सिक्रीशन पहले एक डक्ट में देते हैं और फिर डक्ट से जो सिक्रीशन है ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जैसे कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए जो हमारे ये सलाइवा वाले होते हैं। ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो वाले ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। अब छोटी क्लासेस में वैसे तो हम ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। बॉडी में जितने टिश्यूज होते हैं ना, सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, पर ऐसे कुछ टिश्यूज जो कोई भी चीज सिक्रीट करते हैं, कोई केमिकल, कोई एंजाइम, कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन टिश्यूज को आप ग्लैंड्स बोलते हो। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम एक्चुअली ग्लैंड्स होते क्या है, दे आर जस्ट टिश्यूज दैट सिक्रीट समथिंग, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। तो मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है टिश्यूज से, है ना, कोई भी सिस्टम बना हुआ होता है टिश्यूज से। टिश्यूज बने हुए होते हैं फर्दर सेल से। तो नर्वस टिश्यू किस तरीके के सेल से बना हुआ होता है बच्चा? नर्व सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? नर्व सेल से बना हुआ होता है। अब नर्व सेल की जो शेप है कुछ इस तरीके की होती है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दे आर एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये 1-1 मीटर जितने लंबे भी हो सकते हैं, राइट। और ये क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे एडजेसेंट पड़े होते हैं, एक नर्व सेल उसके बाद दूसरा नर्व सेल, तो एक तरीके का कंडक्शन बनाते हैं। जैसे एक पाइप होती है ना, ऐसे कंटिन्यूटी में नर्व सेल जो है लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स हुए हमारे, जो सेंसरी ऑर्गन्स हुए हमारे, जैसे मान लो सेंसरी ऑर्गन है स्किन, उसके पास से हमारे ये नर्व सेल शुरू हो जाएंगे और ये ब्रेन तक हमारे पहुंचेंगे। ये आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, पहले इसकी जो हमें थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नर्व सेल का एक दूसरा नाम भी होता है बच्चा, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बोलो, नर्व सेल बोलो, एक ही बात है। और डिफाइन कैसे कर सकते हो? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ नर्वस टिश्यू इज नोन एज योर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के हैं 3 पार्ट्स। पहला है आपका सेल बॉडी, एक्चुअली 4 है। पहला है आपका डेंड्राइट, दिस इज नंबर 1। दूसरा है आपका सेल बॉडी, तीसरा है आपका एक्सॉन, और चौथा है आपका नर्व एंडिंग। ठीक है, समझ आ गया कैसे बनाना है न्यूरॉन? डायग्राम बनाना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बीच में बनाएंगे हम एक सर्कल। सर्कल बन गया, उसके बाद यहां पे इस तरीके का सी बनाना है आपको। सर्कल के आसपास क्या बनाना है? सी बनाना है। अब यहां पे जो सी बनाया था उसको यहां से कनेक्ट कर दो, एक लंबा सा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना दो। बना दिया। यहां पे जो सी बनाया था उसके बीच में बना दो वी। क्या बना दो बच्चा? वी। ओई, सारे सीज के बीच में वी बना दिया। अब इसको जैसे पेड़ बनाते हैं ना हम, वैसी ब्रांचेस बना दो। अब एंड्स को कर दो क्लोज। क्या किया? पेड़ की तरह ब्रांचेस बना दी। समझ आया? ऐसे बनाना है। तो ये हो गया हमारा डेंड्राइट, ये हो गया आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी में ये है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया? शेड कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है ना क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह होता है तो थोड़ा डेंस होता है, राइट। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमने थोड़ी सी डॉट्स बना दी। ठीक है, अब यहाँ जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा नीट बना देती हूँ मैं। लॉन्ग जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, इस पे हम क्या करेंगे? इस तरीके के गैप दे देके रेक्टेंगल्स बनाएंगे।
बना दिए, राइट। ये क्या है, ये हमारी माइलिन शीट। माइलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे ऊपर कई सारे न्यूरॉन्स में, कई न्यूरॉन्स में होती है, उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। कई न्यूरॉन्स में नहीं होती है, उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। बट आप माइलिन शीट बना आना, ठीक है। ये वाला पार्ट जो सबसे लंबा पार्ट है यहाँ पे न्यूरॉन का, उसे तुम बोलोगे एक्सॉन। क्या है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी को किससे कनेक्ट करती है, नर्व की एंडिंग से कनेक्ट करती है। तो वो हो गया हमारा एक्सॉन, राइट। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी डेंड्राइट से कनेक्टेड वाला पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लास्ट में एक्सॉन के एंड पे होती है हमारी नर्व की एंडिंग। वो कैसे बनानी है, वो भी ऐसे ट्रीज शेप का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ब्रांचेस शेप का स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन डेंड्राइट में तुमने सर्कल्स नहीं बनाए थे, यहाँ पे नर्व की एंडिंग पे तुम्हें क्या है कि थोड़े से राउंड स्ट्रक्चर्स बना देने हैं, ठीक है, सिंपल। ये हो गई तुम्हारी नर्व एंडिंग, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस आया है, एनवायरमेंट में कोई चेंज आया है, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है डेंड्राइट पे। मान लो ये सेंसरी ऑर्गन है, ये क्या है, तुम्हारी स्किन है, राइट। स्किन हो गई तुम्हारी सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में थे रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर्स ने वो इंफॉर्मेशन दी किसको, न्यूरॉन को, नर्व सेल को दी वो इंफॉर्मेशन। नर्व सेल पे भी सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कहां गई बच्चा, डेंड्राइट पे गई। डेंड्राइट ने, मान लो ये इंफॉर्मेशन है, ये एरो जो है इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन फिर गई सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी ने वो इंफॉर्मेशन पास ऑन की एक्सॉन के अंदर। एक्सॉन से वो इंफॉर्मेशन पूरी ट्रैवल हुई, ट्रैवल करके वो कहां पहुंची इंफॉर्मेशन, नर्व एंडिंग के पास। और ऐसे ही हर न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन होता है, फिर उसके बाद एक और न्यूरॉन होता है, और फिर उसके बाद एक और न्यूरॉन होता है। और ये इंफॉर्मेशन पास करते करते कहां जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम के पास जाती है, या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, या तो हमारे ह्यूमन ब्रेन के पास जाती है। वो फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर हमें एक डिसीजन देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गरम प्लेट छुई, गरम प्लेट है, गरम भाई गरम, हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई ना ब्रेन में, तभी तो हमने ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में, तभी तो हमने हाथ हटाया, राइट। सो उसके लिए हमारे नर्व सेल की जो शेप है, ऐसी लॉन्ग शेप क्यों होती है, क्योंकि हमें कंडक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो जो इंफॉर्मेशन है जो आ रही है सेंसरी ऑर्गन से, वो इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी ट्रैवल हो जाए। तो इसीलिए नर्व सेल की ऐसी कंडक्टिंग सी लॉन्ग सी शेप होती है, राइट। नाउ एक और जो कैच ये है बच्चा कि हमारे कभी भी दो न्यूरॉन्स के बीच में एकदम कनेक्शन बिल्कुल कोजॉइंट नहीं होते। मतलब टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स ऑलवेज हैव अ स्पेस बिटवीन देम। और ये जो दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है, खाली जगह होती है, इसे तुम बोलते हो साइनैप्स। क्या बोलते हो, साइनैप्स, ठीक है। सो एक न्यूरॉन, एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में साइनैप्स, फिर इसके बाद जो तीसरा न्यूरॉन होगा उसके बीच में भी साइनैप्स, फिर ऐसे ही साइनैप्स, दूसरा न्यूरॉन, साइनैप्स, तीसरा न्यूरॉन, साइनैप्स, चौथा न्यूरॉन, इस तरीके का कंडक्टिंग चैनल बना हुआ होता है। और न्यूरॉन्स भी हमारी बॉडी में तीन तरीके के होते हैं। नर्व टिश्यू का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है, लेकिन न्यूरॉन के भी क्या होते हैं, फर्दर तीन टाइप होते हैं। एक तो होते हैं बच्चा सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन नाम से ही पता चल रहा है किसके साथ कनेक्टेड होंगे, ये सेंसरी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होंगे। सो दे relay the information between sensory organs, not even relay, they just take the information। sensory organ से information लेके जाते हैं nervous system तक, समझ आया, nervous system। अब डिपेंडिंग अपॉन की ब्रेन तक ले जानी है कि स्पाइनल कॉर्ड तक ले जानी है, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे बच्चा मोटर न्यूरॉन्स। चलो मोटर न्यूरॉन, हाँ पहले मोटर न्यूरॉन्स ही करा देती हूँ। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहां से लाते हैं, अब ब्रेन ने प्रोसेस कर ली बात, स्टिमुलस से प्रोसेस कर ली, तो ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन, या फिर मैं बोलूं नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं इफेक्टर सेल्स के पास। इफेक्टर सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में। तो डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी बॉडी में हमें चाहिए डिसीजन इंप्लीमेंट कराना है, उसके इफेक्टर सेल्स के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी। अच्छा, तीसरी तरीके के होते हैं न्यूरॉन, जिन्हें बोला जाता है या तो रिले, या फिर इंटर न्यूरॉन, या फिर इंटर न्यूरॉन। इनका क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन को ये रिले करते हैं, मतलब टू एंड फ्रो करते हैं। किनके बीच में, सेंसरी, या तो सेंसरी न्यूरॉन के बीच में होंगे, या फिर ये मोटर न्यूरॉन के बीच में होंगे। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ
न्यूरॉन। अब होता क्या है कि जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो रिसीव होती है हमेशा रिसेप्टर सेल से। रिसेप्टर सेल्स में जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होता है बच्चा, रिसेप्टर सेल्स हुए, मान लो ये रिसेप्टर सेल्स है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आरसी, यहाँ पे आया स्टिमुलस, तुरंत ही रिसेप्टर सेल्स में क्या होगा, आरबीसी मत समझना, रिसेप्टर सेल से ये, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स में क्या होगा कि वहां पे इस इंफॉर्मेशन से एक केमिकल प्रोड्यूस होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये कैसे होता है, कौन से आयंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत हाई लेवल की बायोलॉजी है, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट व्हाट इज इन आवर सिलेबस इज कि साइनैप्स से इंफॉर्मेशन पास कैसे करती है। तो हमें समझना तो पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे एक स्टिमुलस रिसीव हुआ, उससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ E1। क्या लिख रही हूँ? E1। अब यहाँ पे बच्चा न्यूरॉन नंबर 1 क्या है? न्यूरॉन नंबर 1। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस न्यूरॉन नंबर 1 के ऊपर से क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। ट्रैवल कैसे करेगा? पहले डेंड्राइट पे जाएगा, फिर सेल बॉडी पे जाएगा, फिर एक्सॉन पे जाएगा, फिर नर्व एंडिंग पे जाएगा, राइट। तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या कर गया यहाँ पे? ट्रैवल। अब इसको दूसरे न्यूरॉन पे जाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बेसिकली लेके जानी है नर्वस सिस्टम तक। अभी तक नर्वस सिस्टम तो आया नहीं है, लेकिन इससे पहले कि ये दूसरे न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन लेके जाए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करे, बीच में क्या आ गया बच्चा? बीच में आ गया आपका साइनैप्स, गैप आ गया बीच में, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, साइनैप्स। अब क्या होगा? यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से क्या करेगा? एक केमिकल रिएक्शन करेगा, और फिर से उस केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होगा इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के। समझे? साइनैप्स में हुई पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से, फिर से केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से दूसरे न्यूरॉन पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ही पहुंचेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आइडेंटिकल होगा पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स के। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती रहती है फ्रॉम वन न्यूरॉन बिटवीन साइनैप्स, सेकेंड न्यूरॉन बिटवीन साइनैप्स, थर्ड न्यूरॉन, और पहुंचती है आपकी नर्वस सिस्टम तक। तो यहां पे मैंने जो शो किया हुआ है, दैट इज योर साइनैप्स। साइनैप्स। तो व्हाट इज साइनैप्स? The gap between two adjacent neurons या फिर nerve cells is known as a synapse। अब साइनैप्स का कोई फंक्शन पूछेगा, आप धड़ाधड़ बता देना भैया साइनैप्स का फंक्शन ही यही है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले वाले न्यूरॉन में आई थी वो दूसरे वाले न्यूरॉन तक पहुंचेगी कैसे? जब तक वो केमिकल रिएक्शन बीच में साइनैप्स के नहीं होगा, साइनैप्स दूसरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, विच वुड बी आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन, राइट। तो साइनैप्स का फंक्शन क्या है? वो इंफॉर्मेशन को, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करना इन द एंटायर सिस्टम, तभी जाके तो हम कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दे पाएंगे टुवर्ड्स द स्टिमुलस, राइट। अब ऑन द अदर हैंड दूसरी एक और चीज आपकी एनसीईआरटी में शायद मेंशन की हुई है, या फिर कई टीचर्स पढ़ा देते हैं जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इससे पहले कि मैं उस पे आऊं, पहले ये प्रोसेस अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अच्छे से समझ आएगा। तो मोटा मोटा आपको समझ आया ना कि हमने क्या किया? एक स्टिमुलस आया, मतलब गरम प्लेट छुई, गरम प्लेट छुई वाला एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गरम प्लेट छुई। अब हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स काम करेंगे? थर्मो रिसेप्टर्स काम करेंगे, राइट। थर्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया, किसको? न्यूरॉन नंबर 1 को। न्यूरॉन नंबर 1 के डेंड्राइट पे गई, सेल बॉडी पे गई इंफॉर्मेशन, एक्सॉन पे गई, फिर साइनैप्स पे गई, साइनैप्स से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे गई, दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी पे गई, दूसरे न्यूरॉन, ऐसे 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 सिस्टम चलता रहा, पहुंचा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। पहुंचा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या लिया? डिसीजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या लिया? डिसीजन। अब वो डिसीजन कैरी किससे होगा? अब यहां पे तो आप देख रहे हो कि सेंसरी न्यूरॉन काम आए थे, क्योंकि जब भी एक इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक जानी है तो सेंसरी न्यूरॉन काम आएंगे। अब इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है, नर्वस सिस्टम से आ रही है, तो कौन से न्यूरॉन्स आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, राइट। तो मोटर न्यूरॉन ब्रेन का डिसीजन लेके किस पे आए? इफेक्टर सेल्स पे आए। अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं गरम प्लेट वाला, अब गरम प्लेट छुई है तो कौन सा हाथ हटाओगे? वही हाथ हटाओगे ना जो हाथ गरम प्लेट को छू रहा है, वही तो जलने के लिए रेडी है, राइट। तो इस केस में, गरम प्लेट छूने वाले केस में आपके इफेक्टर सेल्स कौन से होंगे? उसी हाथ के
जो हाथ आपने प्लेट छुई हुई है उसी हाथ के सेल्स को आप बोलोगे कि पीछे कर लो। अब बात ये आती है, कभी आपने सोचा है कि इफेक्टर, यहां पे तो क्या था कि रिसेप्टर्स ने एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट किया था, सेंसरी रिसेप्टर्स ने एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट किया था जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमारे पहले वाले न्यूरॉन में गई थी और फिर वहां से ट्रैवल करती 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई थी। लेकिन जब यहाँ ब्रेन मोटर न्यूरॉन को बोल रहा है कि यार ये मेरा डिसीजन है, ये जो डिसीजन है ये इफेक्टर सेल तक पहुंचा, वो डिसीजन इफेक्टर सेल से तक पहुंचाने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए ना, उसी पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बच्चा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर न्यूरॉन और इफेक्टिव सेल्स के बीच में, इफेक्टिव सेल्स के बीच में, या फिर आप बोल इफेक्टिव सेल्स क्या होंगे, मसल्स ही होंगी, इफेक्टिव सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन, मतलब लास्ट वाला मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके बिल्कुल इफेक्टर सेल तक पहुंच गया है, उसके टर्मिनल एंड, उसकी नर्व एंडिंग से मसल तक के बीच का जो एक छोटा सा गैप होगा जहां पे अगेन केमिकल रिएक्शन होता है, विच इज नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस, दैट स्पेस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, साइनैप्स होता है दो न्यूरॉन्स के बीच की स्पेस, और एनएमजे होता है आपके लास्ट मोटर न्यूरॉन और आपके मसल सेल्स के बीच की स्पेस, राइट। चलो ये हो गया एक्सॉन। हाँ, एक चीज और जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूं। ये जो ब्रेन का जो डिसीजन आया कि भैया गरम प्लेट है हाथ हटा लो, नर्वस सिस्टम का जो डिसीजन आया, ये एक्सप्रेस कैसे होता है बच्चा? ये एक्सप्रेस होता है कि हमारी मसल सेल्स के अंदर या हमारे मसल टिश्यूज जो होते हैं, जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं उसमें दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक होता है आपका एक्टिन और एक होता है मायोसिन। क्या होता है? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं हमारी मसल सेल्स में जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो मैंने गरम प्लेट छुई, अभी मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिलैक्स भी कर सकती है। तो जैसे ही मेरे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी, नर्वस सिस्टम ने बोला कि भैया हाथ हटा लो, वैसे ही मैंने क्या कर लिया, अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पीछे, मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मेरा हाथ जो है पीछे हो गया, राइट। उसकी शेप, मसल्स की शेप और अरेंजमेंट चेंज हो पाता है, याद रखना, मसल्स की शेप और अरेंजमेंट चेंज हो पाता है एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन की वजह से, जो उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज हाउ ब्रेन जो इफेक्टर सेल्स को बोलता है करने के लिए, वो इफेक्टिवली कर पाते हैं, ठीक है। सो मसल्स का ये टॉपिक समझ आया। चलो अब जो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन है वो आगे पढ़ाऊंगी मैं, उससे पहले मैं पढ़ा रही हूं आपका नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट जो है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक तरीके से आपकी बॉडी अगर आपकी कंपनी है तो उसका सीईओ कौन है? आपका ब्रेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बॉडी अगर ब्रेन डेड हो गई तो मतलब कि इंसान क्या है, उसकी डेथ हो गई। तो ब्रेन इज दैट इंपॉर्टेंट, राइट। अब ब्रेन हमारे एक बोनी स्कल केज में होता है, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, हमारी खोपड़ी को प्रोटेक्ट करना है। तो जो खोपड़ी वर्ड सुनते हो ना आप, तो वो खोपड़ी क्या होती है? खोपड़ी इज बेसिकली क्रेनियम। एक बोनी स्कल होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन, जैसे तिजोरी के अंदर सोना पड़ा होता है, वैसे ही हमारे स्कल के अंदर, क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन पड़ा हुआ होता है। उसके बाद भी ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है उसकी 3 लेयर्स होती है बच्चा, 3 लेयर्स होती है इसके बीच, 3 लेयर्स। और उन लेयर्स को क्या बोला जाता है? मेनिंजेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 3 लेयर्स होती है ब्रेन की, यानी कि 3 मेनिंजेस होती हैं, राइट। और इन 3 लेयर्स के बीच में, इन 3 लेयर्स के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड फिल होता है बच्चा, लिक्विड फिल होता है, उसका नाम होता है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, प्यार से बोलते हैं इसे CSF, राइट। ब्रेन पहली बात तो क्रेनियम के अंदर है, उसकी 3 लेयर है, 3 मेनिंजेस, उसके अंदर भी लिक्विड फिल्ड है लेयर्स के बीच में। क्यों? ताकि ब्रेन पे अगर कोई इंजरी आए तो उसका जो इनिशियल शॉक है, इनिशियल इंपैक्ट है उस इंजरी का, वो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्ब कर ले।
राइट आप देखते हो कि अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हो, कुछ टूटने का सामान होता है तो उसके साथ बबल रैप आता है, राइट। बबल रैप में क्या होती है, एयर फिल्ड होती है कि अगर यार जिस गाड़ी में रख के ला रहा है डिलीवरी बॉय, अगर वो थोड़ा हिले डुले भी तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, हमारा मेन जो आइटम आ रहा है वो टूटे ना। वैसे ही सोचो हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली मेनिंजेस के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है टू एब्जॉर्ब द शॉक और इंपैक्ट ऑफ एनी इंजरी। नाउ ब्रेन के होते हैं बच्चा 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक आगे वाला ब्रेन, एक पीछे वाला ब्रेन, एक बीच वाला ब्रेन, ठीक है। आगे वाले ब्रेन को बोलते हैं हम फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। दूसरा है बीच वाला ब्रेन जिसे बोलते हो मिड ब्रेन। पीछे वाले ब्रेन को बोलते हो हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हो, हाइंड ब्रेन। कहां गया हाइंड ब्रेन, ये रहा। अब आगे वाले ब्रेन में वैसे तो यहाँ पे 3 पार्ट देख रखे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेरिब्रम। पहली बात तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ दैट सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड राइटफुली सो। व्हाई, क्योंकि हमारा जो भी कॉग्निटिव थिंकिंग है ना, जो भी थिंकिंग है, मेमोरी है, वॉलंटरी एक्शंस हैं, वो सब मोस्टली कहां से कंट्रोल्ड होते हैं बच्चा, वो हमारे सेरिब्रम से कंट्रोल्ड होते हैं। तो आप देखते होगे जब पढ़ पढ़ के आप थक जाते हो, तो आपका कौन सा दिमाग दुखता है, आगे सर दर्द होता है, यहाँ पे सर दर्द होता है, राइट। जब आप बहुत भाग भाग के आते हो, बहुत थक गए होते हो, पानी नहीं पिया होता है, डिहाइड्रेटेड होते हो, बहुत भाग भाग के आते हो, तो कहां पे सर दर्द होता है, पीछे होता है। क्योंकि पोस्चर वाला जो एरिया है वो सेरिबेलम है, जो आपका पीछे वाले ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन, और जो थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटी वाला पार्ट है वो आपका सेरिब्रम है, राइट। सो 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जो तीनों के फंक्शन पेपर में आ जाते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। एक है आपका सेरिबिलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम है वो, ये सेरिबिलम है। फिर है आपका पॉन्स, और फिर है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा से क्या है कि यहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो लास्ट कनेक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन से कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ठीक है। बिल्कुल चिड़िया की शेप का लगता है ये, दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलो अब फंक्शन कर लेते हैं ब्रेन के। सबसे पहले है फोर ब्रेन, क्या होता है, फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा पॉइंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका मेन पार्ट क्या होता है भाई, सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम में अलग अलग एसोसिएशन एरियाज होते हैं। सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो मान लो ये सेरिब्रम है तो इसके अलग अलग एरियाज होते हैं बच्चा। कुछ एरियाज होते हैं जिसमें मेमोरी स्टोर्ड होती है, जैसे होता है ना कई डिसीजंस होते हैं। कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपकी मेमोरी में ऑलरेडी है। अब वहां से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको जो डिफरेंट क्वेश्चन आया उसका आंसर देना है। ये काम कौन करेगा, ये काम सेरिब्रम का एसोसिएशन वाला एरिया करेगा, मेमोरी वाला एरिया करेगा। तो कहने का मतलब है कि सेरिब्रम में बहुत अलग अलग एरियाज होते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो हमारे मोटर ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो हमारी मेमोरी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये सब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है सेरिब्रम के फंक्शन। तो मेन फंक्शन है इसका थिंकिंग, सोचना। दूसरा इसका लॉजिक, कोई भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, लॉजिक, ये सब सेरिब्रम करता है। तीसरा है आपका मेमोरी, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको किसी से आर्गुमेंट करना है, आपको किसी से डिस्कशन करना है, आपको कोई ऐसे लिखना है, आपको कोई भी थिंकिंग से रिलेटेड काम करना है, वो सेरिब्रम में होगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। देन लर्निंग भी सेरिब्रम ही करता है। कोई भी चीज लर्न करते हो, स्विमिंग लर्न करते हो, डूडलिंग लर्न करते हो, पेंटिंग लर्न करते हो, वो इन्फॉर्मेशन इसी में स्टोर्ड होती है। देन आपके ऑडिटरी, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो देख के और सुन के जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो भी किस में स्टोर होती है, वो आपकी सेरिब्रम में स्टोर होती है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस है प्रिंसिपल ग्लैंड।
जैसे प्रिंसिपल मैम होती है ना, वो काम खुद नहीं करती हैं, वो काम जो है डेलीगेट करती हैं सिर्फ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल में प्रिंसिपल ही होती हैं। उसी तरीके से जो सबसे बढ़िया ग्लैंड हमारा प्रिंसिपल ग्लैंड है पूरी बॉडी का, दैट इज योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो एक छोटा सा ग्लैंड होता है, जो बिल्कुल बेस ऑफ, जहां पे सेरिबेलम ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट नीचे बेस पे प्रेजेंट हुआ होता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे, तो अभी मैं वो स्किप कर रही हूँ, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब चलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बाद में कराती हूँ, पहले मैं करा देती हूँ हाइंड ब्रेन। राइट, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला हो गया आपका सेरिबिलम, दूसरा हो गया आपका पॉन्स, तीसरा हो गया आपका मेडुला, ओहो बहुत गर्मी है, सेरिबेलम, एक सेकेंड ना, मुझे बार बार कॉल आ रहा है, देयर इज समबडी एट द डोर, तो मैं एक बार, आई थिंक अमेजोन ऑर्डर है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, मैं 2 सेकेंड में आ रही हूँ। हाँ जी, ओके। हाँ, तो हम किस पे थे? हाइंड ब्रेन पे थे। तो हाइंड ब्रेन के हुए 3 पार्ट्स। एक सेकेंड, ये मैंने सेरिबेलम पे लिख दिया क्या? ओहो, हाइंड ब्रेन के हुए 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा फर्दर कनेक्टेड होता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से।
सेरेबेलम का काम होता है पोस्चर को मेंटेन करना बॉडी के, बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी के, और साथ में स्पीच को मेंटेन करना बॉडी की। आप देखते होंगे कि अक्सर लोग जब ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो वो लड़खड़ाने लगते हैं, या उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, या दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम पे अल्कोहल का असर पड़ता है, और वो क्योंकि पोस्चर कंट्रोल करता है, स्पीच कंट्रोल करता है, बैलेंस कंट्रोल करता है, तो ये तीनों ही चीजें लड़खड़ाने लगती है। पॉन्स का काम होता है बच्चा इंफॉर्मेशन को रिले करना सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच का। मेडुला ऑब्लोंगाटा मोस्टली इनवॉलेंट्री एक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज वॉमिटिंग, स्नीजिंग, और वो जो मैंने ऊपर लिख दिया था वो भी इसी की फंक्शन है। बीपी हो गया, हार्ट बीट हो गया, हार्ट रेट हो गया, राइट। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। वैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ एक बार। कहाँ बताऊं? ओहो, यही बताती हूँ। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब देखो बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो कॉन्शियसली करते हैं हम लोग, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते। हमने खाना खाया, हम च्यू कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली उसे च्यू कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अभी आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आपको पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरी हार्ट बीट तो फिर भी चल रही है, राइट। मेरी हार्ट बीट फिर भी चल रही है, मेरा बीपी फिर भी मेंटेन्ड है। ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के बिना भी बॉडी में हो रहे होते हैं, व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस? Without critical thinking. These are the actions that happen without critical thinking. उसे आप क्या बोलते हो? Involuntary actions बोलते हैं। For example, your heartbeat. For example, your sneezing. Right? Voluntary actions होते हैं जिसमें critical thinking लगती है। तो voluntary actions mostly सेरिब्रम देखता है, आगे वाला ब्रेन का पार्ट देखता है, मोटर वॉलेंट्री एक्शंस, और जो पीछे वाला ब्रेन का पार्ट है जो आपका आ गया मिड ब्रेन कह रही हूँ, हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगाटा आ गया और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, वो दोनों इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखते हैं। सिमिलरली कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ध्यान से सुना, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो बिना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के तो हो ही रहे होते हैं बच्चा, बट एट द सेम टाइम बहुत सडन होते हैं। समझ रहे हो? वॉलेंट्री एक्शंस तो क्रिटिकल थिंकिंग से होते हैं, वो धीरे भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप कैसा चाहते हो, क्योंकि आप सोच के समझ के इंफॉर्मेशन को बढ़िया से डिसाइड करके अपना डिसीजन ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड जिसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही फिर भी आपकी बॉडी में वो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो हो गए इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन सम वॉलेंट्री एक्शन बहुत ही सडन और स्पॉन्टेनियस होते हैं, उन इनवॉलेंट्री एक्शंस को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोला जाता है? Reflex action. They are very sudden and very spontaneous, right? जैसे हार्ट बीट एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, दैट कांट बी अ रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि हार्ट बीट का जो रेट होगा उसी पे तो हार्ट बीट चलेगी, वो बहुत जल्दी नहीं हो सकती, वो बहुत 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 स्लो नहीं हो सकती, अगर होगी तो वो प्रॉब्लम है बॉडी में, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, राइट। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल हो गया जैसे गर्म प्लेट छुई, तुरंत हाथ हटा लिया, कोई आपने वहां हाथ रख के सोचा थोड़ी कि हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, नहीं, तुरंत हटा लिया, तो दोज आर रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी सडन, वेरी स्पॉन्टेनियस एंड दे आर ऑल्सो टेकन केयर बाय स्पाइनल कॉर्ड। इनवॉलेंट्री एक्शंस आल्सो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड एंड आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, और रिफ्लेक्स एक्शन बाय स्पाइनल कॉर्ड, वॉलेंट्री एक्शन बाय द फोर ब्रेन। ठीक है, अच्छा, तो ये ब्रेन के पार्ट्स हो गए, बचा है हमारा मिड ब्रेन। बचा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के मोस्टली दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है रिले करना फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन को, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। कुछ एक आधा इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जिसमें मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। बस यही दो फंक्शन आप याद कर लो। मोस्टली अगर पेपर में आएगा तो या तो सेरिब्रम आएगा या फिर आपका हाइंड ब्रेन के फंक्शंस पूछे जाएंगे, या फिर ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन पूछे जाएंगे। ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन पूछे जाए आपने बिना, या तो आप बड़ा मार्क्स में अगर आए 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या कर दोगे कि ब्रेन हैज फॉलोइंग पार्ट्स एंड फॉलोइंग पार्ट्स हैज फॉलोइंग फंक्शंस, तो आप ये सारा लिख के आ जाओगे। थोड़े में ही आए तो इनको बिना पार्ट्स के साथ एसोसिएट किए लिखाना, दैट ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, ब्रेन इज इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेन इज इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग आवर बॉडी, मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी, राइट। पॉइंट्स बना के 5 पॉइंट्स बना के लिखाना। देन नेक्स्ट इज योर, यहां पे वैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है, नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द सेकंड मोस्ट
इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है बच्चा नसें, जो नसें ब्रेन से निकल रही होती है उन्हें क्रेनियन नर्व्स बोलते हो, जो पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट है। कितनी नसें निकलती है ब्रेन से? 12 पेयर ऑफ नसें निकलती है, 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती है, 12 पेयर नहीं 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। पेरिफेरल नर्व्स कितनी निकलती है हमारी? पेरिफेरल नर्व्स कह रही हूँ, स्पाइनल नर्व्स कितनी निकलती है? स्पाइन अगर देखोगे ना हमारी रीढ़ की हड्डी, तो उसमें से 31 पेयर ऑफ, एक साइड इधर एक साइड इधर, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज रियली रियली डेलिकेट, एट द सेम टाइम रियली रियली इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का जो पूरा पोस्चर है, अगर हम खड़े हो पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बोनी केज में प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड, हाँ, बोनी केज में प्रेजेंट होती है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से लेके हमारी पूरी पीठ को कवर करता है, राइट, टिल द टेल बोन। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे तुम बोलते हो रीढ़ की हड्डी, एक तरीके के एक बोनी केज होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, वेल प्रोटेक्टेड बाय इट। इसमें भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ताकि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को भी शॉक और इंजरी से बचा सके। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर ऑफ आपकी नर्व्स अराइज हो रही होती है, जिन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। क्या काम होता है सेंट्रल नर्वस, ये स्पाइनल कॉर्ड का? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस और हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को केटर करना। ना व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, थोड़ा सा पीछे बता दिया था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पेपर में अगर टॉप 5 क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, तो उसमें से रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क आता ही आता है। और ये इतना इजी टॉपिक है पर बच्चे से इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों। तुमको आज ये पूरा समझ आने वाला है। क्या होता है भैया रिफ्लेक्स एक्शन? एक ऐसा सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल लाइक अ जर्क, एकदम से हो गया है ना, जैसे झटका लगता है, राइट। सडन इनवॉलेंट्री एक्शन किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी लेती है तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं। नाउ एक नॉर्मल वॉलेंट्री एक्शन का जो पाथवे होता है वो ब्रेन से होके गुजरता है ना भाई। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर वहां से गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने प्रोसेस की, मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी, मोटर न्यूरॉन जो डिसीजन वाली इंफॉर्मेशन था आके इफेक्टर सेल्स को पास छोड़ के आया। लेकिन हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनका जो पाथवे है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो ब्रेन तक जाता ही नहीं। देखो सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व रहे। तो ब्रेन हमारे ब्रेन क्या है, हमारे बॉडी का सीईओ है, तो वो छोटे मोटे कामों से अपने आप को कंसर्न नहीं करता, वो बड़े क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के कामों से अपने आप को कंसर्न करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, और तब जो इंफॉर्मेशन पाथवे ट्रैवल करती है उसको तुम रिफ्लेक्स एक्ट बोल देते हो। तो द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्ट। कोई तुमसे पूछे क्या ये वॉलंटरी एक्शन से डिफरेंट है? हाँ, कैसे? कि भैया रिफ्लेक्स एक्ट में स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं डिसीजन, वॉलंटरी एक्शन में ब्रेन लेता है डिसीजन, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स आर्क दिखाया हुआ है, क्या पाथवे है। अब इसमें क्या है ना, पेपर में एक आधी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तुम्हें भरना होता है। तो अगर ये तुम्हें आता है समझ तो तुम कभी भी भर लोगे, कोई भी फिल इन द ब्लैंक आए। सबसे पहले हमने गर्म प्लेट छुई, किससे छुई? हमने गर्म प्लेट हाथ से छुई, तो हमारे हाथ की जो स्किन है वो क्या हो गई? थर्मो रिसेप्टर्स हो गए हमारे, रिसेप्शन वाले, स्टिमुलस को उन्होंने रिसीव कर लिया, राइट। यहाँ पे आ गया रिसेप्शन। स्टिमुलस क्या था? हीट वॉज द स्टिमुलस। अब वो जो स्टिमुलस की इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गए? आपका स्पाइनल कॉर्ड में लेके गए। ब्रेन को मैसेज दे दिया, ब्रेन को ये पता है कि हाँ भैया ऐसा कुछ हुआ है, पर ब्रेन ने अपने आप को इससे कंसर्न नहीं किया। कंसर्न किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने, वाइस प्रिंसिपल ने। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला मैं लेती हूँ डिसीजन। स्पाइनल कॉर्ड ने फिर डिसीजन लिया, बिल्कुल तुरंत, स्पॉन्टेनियस डिसीजन। वो डिसीजन हमारे रिले न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं। तो पहले रिले न्यूरॉन के पास गया, रिले न्यूरॉन ने वो इन्फॉर्मेशन दी मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने हाथ के ये वाले मसल सेल्स को बोला जहां पे जो इफेक्टर्स प्रेजेंट थे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। वहां के एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन थे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की, कॉन्ट्रैक्शन दिखाया, मसल हुई कॉन्ट्रैक्ट, हाथ आया पीछे, हमारा हाथ जलने से बच गया, राइट। कभी कभी हम खोए रहते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर उसमें क्या होता है? हमारा हाथ जल जाता है। नो आई एम किडिंग, बट रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन और ये डायग्राम इस स्क्रीन पे दी हुई एक एक चीज पेपर में आ सकती है, फॉर 1 मार्कर ऑल्सो, 3 मार्कर ऑल्सो। तो प्लीज बी वेरी वेरी थरो विद इट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बच्चा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। थोड़ा एनसीईआरटी ने घपला किया होगा इस चैप्टर में, पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ ले रहे हैं एनिमल्स का और फिर उनका हार्मोनल सिस्टम बाद में पढ़ रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एनिमल से, प्लांट्स पे आते हैं। तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली प्लांट के आसपास के एनवायरनमेंट में भी बदलाव आता है, लेकिन प्लांट के आसपास के एनवायरनमेंट में आए हुए बदलाव, जिसे ऑब्वियसली स्टिमुलस बोलते हैं, उसके प्रति प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है उसे तुम बोलते हो ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हो? ट्रॉपिज्म। सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हो? ट्रॉपिज्म। अब एनिमल्स तो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा खासा भी देते हैं। भैया कोई छोटा एनिमल था, उसे दिखा बड़ा एनिमल उसकी तरफ आ रहा है उसे खाने के लिए, वो भाग गया, तुरंत ही भाग गया, उसने अपनी पूरी बॉडी वहां से रिमूव कर दी। प्लांट्स के पास ये लग्जरी नहीं है, तो प्लांट्स जब भी कोई स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन देते हैं तो वो एक ही तरीके से देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ, राइट? या तो वो अपनी ग्रोथ को स्टंट कर लेते हैं, यानी कि वहीं रोक देते हैं, पीछे तो कर नहीं सकते कि भैया ग्रोथ हमने कम कर दी, ले भाई मैंने अपना आधा पेड़ काट दिया, वो तो नहीं कर सकते। तो या तो वो ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं या तो वो ग्रोथ को होने देते हैं, राइट? सो वो ग्रोथ के टर्म्स में ही देते हैं ट्रॉपिक रिएक्शन या फिर ट्रॉपिज्म। कूल। अब डिपेंड करता है कि कौन सा स्टिमुलस है, तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूं। व्हाट इज स्टिमुलस? reaction of a plant towards a specific stimulus in terms of growth is known as your ट्रॉपिज्म। अब डिपेंडिंग अपॉन की क्या स्टिमुलस है, वी हैव डिफरेंट ट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जब होता है जब एनवायरनमेंट में कोई लाइट का चेंज आता है, फॉर एग्जांपल सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट कम है, तो फोटोट्रॉपिज्म इज ग्रोथ बिकॉज ऑफ लाइट, राइट? जियोट्रॉपिज्म इज अ काइंड ऑफ ट्रॉपिज्म रिलेटेड टू ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म, इट इज इन रिलेशन विद स्टिमुलस। क्या होगा इसमें? केमिकल, कोई ना कोई केमिकल होगा आपका स्टिमुलस। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो वर्ड स्किन से रिलेटेड होता है। थिग्मोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है? टच। क्या होता है बच्चा? टच, राइट? हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है? वाटर इज द स्टिमुलस। या तो वाटर अवेलेबल होगा या तो वाटर नहीं होगा, राइट? So these are the type of the stimuluses and these are the kind of responses plant gives. Light है अगर stimulus, phototropism है, gravity है, geotropism है, chemical है, chemotropism है, touch है, thigmotropism है, water है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है। अब मैंने क्या बोला था, या तो ग्रोथ होती है या तो ग्रोथ स्टंट हो जाती है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट है। अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो तुम उसे बोलोगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो लाइट के अवे ग्रो कर रहा है तो तुम उसे बोलोगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल देती हूं। सिमिलरली टुवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स अ केमिकल पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगेंस्ट द केमिकल, अवे फ्रॉम द केमिकल नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स द टच पॉजिटिव, away from the touch negative. Similarly water towards positive, away negative hydrotropism. आया समझ? अब देखो एग्जांपल क्या है। कोई भी प्लांट को धूप चाहिए होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना होता है, तो प्लांट क्या करता है? धूप की तरफ ग्रो करता है। अगर तुमने एक अंधेरा कमरा लिया और उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की है जहां से रोशनी आ रही है, धीरे धीरे देखोगे कि प्लांट उसकी साइड क्या हो जाएगा बच्चा? बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो शूट होता है, प्लांट का जो शूट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। और प्लांट की जो रूट होती है वो हमेशा धूप के अवे ग्रो करती है, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। व्हेन इज दिस? जब मैं स्टिमुलस क्या कंसिडर कर रही हूं? लाइट कंसिडर कर रही हूं। मान लो मैंने स्टिमुलस ग्रेविटी कंसिडर किया हुआ है, तो ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जो रूट्स होती हैं वो हमेशा जमीन में और नीचे जाने की कोशिश करती हैं, राइट? तो रूट्स आर
रूट्स आर, प्लांट की रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करती है, राइट। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट की शूट होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है। अब वाटर का एग्जांपल देख लो, रूट्स क्या होती है, पानी की तरफ, अगर मान लो यहाँ पे पानी का सोर्स खत्म हो गया है और यहाँ पे पानी का सोर्स बढ़ गया है ना, तो रूट्स उसकी तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि उन्हें पानी चाहिए, तो हमारी रूट्स क्या हो गई, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक हो गई, राइट। सिमिलरली तुम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में अच्छे से पढ़ोगे ये बात, क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आके बैठता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, स्टाइल पे बैठता है ना, स्टिग्मा पे बैठता है, सॉरी स्टाइल तो ये होता है, स्टिग्मा पे बैठता है, पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलती है जो सीधे जाके रुकती है तुम्हारी ओव्यूल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जहां पे एक एग होता है, और वो पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गमीट होता है वो उस एग को फर्टिलाइज करके क्या कर देता है पता है, एक जाइगोट बना देता है। लेकिन पता कैसे चला, पॉलन ग्रेन यहाँ पे बैठा था, उसे पता कैसे चला कि मुझे जो पॉलन ट्यूब ग्रो करनी है वो इसी साइड में करनी है, वो इस साइड भी तो ग्रो कर सकता था, इस साइड भी तो ग्रो कर सकता था, इस साइड भी तो ग्रो कर सकता था, राइट। सो पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट केमिकल। So this is an example of positive chemotropism, that ovule attracts the direction of the pollen tube formation for fertilization. Like I said, how do organism reproduce में ये अच्छे से समझ आएगा, अभी as an example रट्टा मार लो, ठीक है, उसके बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लांट की बॉडी में ट्रॉपिज्म होता है, डिपेंडिंग अपॉन की स्टिमुलस क्या होगा, ट्रॉपिज्म के अलग अलग नाम है। अब प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है एनिमल्स की तरह, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो छोड़ो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ही नहीं नर्वस सिस्टम, तो प्लांट की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो किसकी वजह से रहा है, वो हो रहा है बच्चा हार्मोन्स की वजह से, और प्लांट के हार्मोन्स को बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। सो हार्मोन्स प्रेजेंट in a plant body are known as phytohormones. Phytohormone मोस्टली दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। अभी मैंने पहले बताया था कि ट्रॉपिज्म दो तरीके से हो सकता है, ग्रोथ के टर्म्स में होगा, या तो प्लांट ग्रोथ स्टंट कर लेगा, रोक लेगा, या तो ग्रोथ होने देगा। तो या तो ग्रोथ होगी या तो ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ करवाने के लिए प्लांट के पास तीन तरीके के फर्दर फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन, ये वर्ड मेरे से बोला नहीं जाता, जिबरेलिन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे पास एक ही फाइटोहॉर्मोन है विच इज एब्सिसिक एसिड। नाउ एक और होता है जिसे फाइटोहॉर्मोन एनसीईआरटी कंसीडर करती है, मतलब 10th लेवल पे हम उसे हार्मोन में काउंट कर लेते हैं, बट वो एक्चुअली हार्मोन नहीं होता, इट इज अ प्लांट केमिकल जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन इज ऑल्सो व्हाट, ग्रोथ इनहिबिटर। तो आपने देखा होगा अगर एप्पल को काट के रख दोगे आधा तो वो थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगा, राइट। व्हाट इज दैट, जो एजिंग कराने वाला हार्मोन होता है ना, या जो एजिंग कराने वाला केमिकल होता है, उसे तुम बोलते हो इथाइलिन। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, फिर ये तो एजिंग कराता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये विल्टिंग कराता है। विल्टिंग का मतलब जो पेड़ से पका हुआ फल गिर जाता है, खराब पत्तियां गिर जाती हैं, राइट, दैट is your falling of leaves, falling of fruits, falling of flowers is done by abscisic acid. इथाइलिन कराता है एजिंग। एग्जाम्पल लिख देना तुम्हारा एप्पल वाला। ना ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है बच्चा, ऑक्सिन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। छोटी क्लासेस में, क्लास 9 में तुमने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में कि प्लांट की जो ग्रोथ है हमेशा कहां से होती है, टिप से होती है ना, मतलब ऑब्वियसली साइड से भी होती है, पर टिप से भी ग्रोथ होती है। तो जो टिप पे हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्लांट की स्टेम के जो टिप पे हार्मोन प्रेजेंट होता है, उसे तुम बोलते हो ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ कराता है। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। गिबरलिन से स्टार्ट करें तो गिबरलिन क्या कराता है, सबसे पहले प्लांट में एक सेकेंड, बोलते बोलते खांसी आ गई।
हाँ ऑक्सीजन का सबसे मेन काम होता है प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करना, प्लांट की लेंथ बढ़ाना। जिबरेलिन्स का मेन काम होता है बच्चा जर्मिनेशन में हेल्प करना। कैसे याद करोगे? जी फॉर जिबरेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन। अब वो जर्मिनेशन सीड की भी हो सकती है। सीड को जब आप पानी में डालते हो तो फिर जिबरेलिन एक्टिवेट होता है, जब आप पानी और मिट्टी देते हो तो सीड क्या करता है? ग्रो करता है। सिमिलरली एक बर्ड से फ्लावरिंग होती है, कली से फूल बनता है, तो भी हमारा कौन सा हार्मोन काम आता है? फ्लावर काम आता है। जब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है ना, मैच्योरेशन होती है, कच्चे से पक्का फ्रूट बनता है, तो भी कौन सा हार्मोन काम आता है? जिबरेलिन काम आता है। बाकी हार्मोन भी आते हैं बट मेन हार्मोन उसमें जिबरेलिन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? लेंथ बढ़ाता है प्लांट की। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। तो अगर मैं बोलूं कि साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होगा, कि एक ब्रांच में प्रेजेंट होगा, एक फ्रूट में प्रेजेंट होगा, तो तुम्हारा आंसर तुरंत क्या आएगा? फ्रूट में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट में या फ्लावर में रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है। तो प्लांट के जिस पार्ट में रैपिड सेल डिवीजन होगी, कोई कली खिल रही है, कोई फ्रूट पक रहा है, वहां पे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइनिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जर्मिनेशन में कोई हेल्प नहीं करता। ऑक्सीजन भी जर्मिनेशन में कोई हेल्प नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन जिबरेलिन का क्या है? जर्मिनेशन ऑफ द सीड। ऑक्सीजन का क्या है मेन फंक्शन? ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। इथाइलिन का क्या था? मैच्योरेशन, है ना, मैच्योरेशन। और एब्सिसिक एसिड का क्या था? विल्टिंग, डोरमेंसी। एब्सिशन एंड डोरमेंसी। एब्सिशन क्या होता है बच्चा? जब चीजें कट के प्लांट से गिर जाती हैं तो उसे एब्सिशन बोलते हो। सीड की डोरमेंसी क्या होती है? ये तुम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में थोड़ा सा पढ़ते ही हो, मैं यहाँ पे और बता देती हूँ। जब भी बीज होता है, तुम घर में देखते हो मेथी के दाने पड़े होंगे, काली मिर्च के दाने पड़े होंगे, क्या इन दानों से पौधा निकल रहा है? नहीं निकल रहा। कब निकलेगा इन दानों से पौधा, इन सीड में से पौधा? जब तुम इन्हें कंडीशंस दोगे, जब तुम इन्हें मिट्टी में डालोगे, पानी दोगे, इन्हें नरिशमेंट मिलेगा, राइट? तब तक सीड क्या होता है? डोरमेंट स्टेज में होता है। डोरमेंट का मतलब उसके अंदर जान है, उसके अंदर लाइफ है, बट इट इज नॉट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। दैट स्टेज इज नोन एज डोरमेंसी। और डोरमेंसी किसकी वजह से होती है? डोरमेंसी होती है आपकी एब्सिसिक एसिड की वजह से। सो विच इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी? कैन कम। विच इज द हार्मोन रिलेटेड टू जर्मिनेशन? कैन कम। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं। नाउ एक और चीज, दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। एक बनता है कि ऑक्सीजन काम कैसे करता है, और दूसरा बनता है कि छुई मुई काम कैसे करता है, छुई मुई वाला जो पौधा होता है। तो दोनों को कवर करते हैं हम। पहले ऑक्सीजन पे आते हैं। मैंने अभी बताया कि इमेजिन करो कि एक कमरे में क्या है? पूरा अंधेरा है, उसमें एक ही सोर्स है लाइट का, एक ही जगह से रोशनी आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, राइट? अब प्लांट क्या करेगा? धीरे धीरे उस सोर्स की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? ट्राई करेगा कि मैक्सिमाइज कर लूं, जितनी धूप ले सकता हूं ले लूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, मेरी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। अब इसमें काम आ रहा है ऑक्सीजन। कैसे आ रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जैसे ही दिखेगा ना कि लाइट का सोर्स इस साइड है और प्लांट को इस साइड मूव करना है, तो जो शेडी साइड होगी, जहां पे धूप नहीं आ रही होगी, वहां पे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। मान लो प्लांट ऐसे था, राइट? इधर से रोशनी आ रही है, अब प्लांट को ऐसे मूव करना था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती जाएगी और प्लांट धीरे 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 बेंड करता जाएगा। ये ग्रोथ बढ़ेगी तभी तो प्लांट आगे की तरफ जाएगा ना। तो शेडी साइड पे जहां धूप नहीं आ रही होती है, ऑक्सीजन वहां पे अपने आप को ज्यादा प्रमोट करता है, और दोनों साइड पे इक्वली जाने के बाद वो क्या करता है? सॉरी, यूजुअली वो दोनों साइड पे इक्वली अपनी प्रमोशन करता है, पर जब उसे एक साइड बेंड करना होता है तो वो शेडी साइड पे ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, ताकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो और प्लांट थोड़ा सा बेंड हो जाए। दिस इज हाउ ऑक्सीजन फंक्शन। नाउ अब इससे पहले कि हम मुमुसा पीडिसा की बात करें, छुई मुई की बात करें, there is one small thing that you have to understand, that what is nastic movement। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि प्लांट किसी भी स्टिमुलस की तरफ अपनी जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं उसे तुम बोलते हो ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट? बोला मैंने। ट्रॉपिक मूवमेंट के अलावा एक और तरीके का रिस्पॉन्स होता है जो बच्चा प्लांट्स करते हैं, उसे बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। मोस्टली प्लांट के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी नास्टिक मूवमेंट्स भी होती है। नास्टिक मूवमेंट सारे प्लांट्स में नहीं होती है, कुछ प्लांट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल छुई मुई में होती है नास्टिक मूवमेंट। अब डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब कि तुमने देखा कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो रूट क्या करेगी?
पानी की तरफ ग्रो करेगी। तो जहां पानी है उसी डायरेक्शन में रूट्स ग्रो कर रही है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, राइट। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑलवेज डायरेक्शन, किसी ना किसी डायरेक्शन में होगी, या तो ट्रॉपिक की तरफ होगी, स्टिमुलस की तरफ होगी, या तो स्टिमुलस से अवे होगी। ऑन द अदर हैंड नास्टिक मूवमेंट जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन वाली हो, दे आर यूजुअली मोस्टली डायरेक्शन लेस, राइट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है लाइक आई सेड, या तो स्टिमुलस की तरफ प्लांट मूव करेगा या तो स्टिमुलस से अवे मूव करेगा। इसमें ऐसा कोई मामला ही नहीं है, प्लांट वहीं पे भी रह सकता है। देख, इट कैन नाइदर मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस नॉट टुवर्ड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन स्टिमुलस से रिलेटेड नहीं है। द डायरेक्शन द प्लांट विल टेक विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलस। एग्जाम्पल लिख दोगे, नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट को जब छुई मी को छूते हो तो पत्तियां जो है ड्रूप कर जाती हैं, और ग्रोथ वाले का ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल कोई भी लिख देना, रूट्स का बढ़ना टुवर्ड्स वाटर, या शूट का बढ़ना टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस वाली लाइट यानी सनलाइट, कोई भी एग्जांपल लिख देना। अब चलो मिमीसा पुडिका की बात करते हैं। मिमीसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, ये जीआईएफ देखो, इसमें क्या है कि जैसे आप टच कर रहे हो वो पत्तियां जो है ड्रूप इन हो जा रही, राइट। आपने टच यहां से किया तो वो ड्रूप इन ऐसे हो गई, आप टच यहां से करते तब भी तो वो ड्रूप इन ऐसे ही होती है ना। तो उनकी जो डायरेक्शन है ड्रूप इन होने की, वो आपके टच के उससे डायरेक्शन से बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये तो समझ आया नास्टिक मूवमेंट क्यों बोलते हैं इसे। अब देखो, इनकी पत्तियों के नीचे क्या होता है ना बच्चा, इनकी पत्तियों के नीचे एक स्वेलिंग होती है, पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन पैड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है पुल्विनी। क्या बोला जाता है, पुल्विनी। पुल्विनी में मिमोसा पुडिका की बॉडी में से थोड़ा थोड़ा वाटर भरा हुआ होता है। इस वाटर की वजह से पुल्विनी जो है स्वोलन होती है, स्वोलन होती है। अब इस रिमोट को अगर होल्ड करना है तो यहाँ पे एक मैंने गुब्बारा लगा दिया, मान लो, जिसमें एयर अच्छे से भरी हुई है, वो इसको ऐसे फ्लोट करके रख रही है। लेकिन अगर मैं उसको पिंच कर दूं तो फिर ये रिमोट क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया है मैंने, मैं और एग्जाम्पल देती हूँ। समंदर में जिन लोगों को तैरना नहीं आता है उनको क्या देते हैं हम, लाइफ जैकेट देते हैं। लाइफ जैकेट से वो डूबते नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइफ जैकेट में क्या होती है, एयर भरी हुई होती है ना, तो वो लोगों को फ्लोट कराने में हेल्प करता है। सिमिलरली यहाँ पे टच मी नॉट की जो पत्तियां हैं उसके नीचे सोलिंग है, पुल्विनी, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो वो जब सोलन होती है तो पुल्विनी की वजह से सारी पत्तियां ऐसे इरेक्ट होती है, खड़ी खड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम टच करते हैं एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वजह से पुल्विनी का पानी सारा बाहर आ जाता है, और पत्तियां जो है अंदर की साइड ड्रूप इन कर जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से पुल्विनी जो है प्लांट की बॉडी में से पानी लेगा और पत्तियों को फिर से खोलेगा। लेकिन हम फिर से टच करेंगे तो फिर से ये प्रोसेस क्या है, रिपीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अ टच मी नॉट प्लांट वर्क्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन पहले ये आता है कि ह्यूमन बीइंग्स हो या जो भी ये एनिमल सिस्टम है, एनिमल किंगडम है हमारा, उसका काम प्लांट्स की तरह सिर्फ हार्मोन्स की वजह से क्यों नहीं चल रहा, हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके दो तीन कारण है। पहला कारण है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है बच्चा। दूसरा कारण है कि एनिमल्स की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है बच्चा, राइट। तीसरा कारण है कि इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है बच्चा। प्लांट क्या अपना खाना खुद बनाता है, एनिमल को क्या है खाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, चाहे वो प्लांट्स को खाए चाहे दूसरे एनिमल्स को खाए, लेकिन लाइफस्टाइल जो है डिफरेंट है। इन कारणों की वजह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा, और इनके पास स्टिमुलस की अवेलेबिलिटी होती है ज्यादा, इनको रिएक्शंस देने होते हैं ज्यादा। अब मान लो कि सिर्फ हार्मोन्स होते, मान लो सिर्फ हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में, तो हार्मोन्स को काम करने में टाइम लगता है। हार्मोन्स टेक टाइम, ब्रेन बोलेगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर हार्मोन सिक्रीट करेगी, हार्मोन सिक्रीट करेगी पिट्यूटरी, वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम से वो धीरे धीरे सारे सेल्स में जाएंगे, वो हार्मोन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, फिर धीरे धीरे उनकी केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कभी कभी एनिमल्स को क्या है, सडन रिस्पॉन्सेस देने होते हैं। जैसे अगर एक चीता बैठा है और से एक हिरण दिख गया तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि जब मेरा हार्मोन मुझे बोलेगा तब मैं इस हिरण को खाऊंगा, उसे तो तुरंत खाना है क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे अपना प्रे दिख गया। तो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि सिर्फ हार्मोनल सिस्टम से काम नहीं चलता है, उन्हें उसे एसोसिएट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए नर्वस सिस्टम भी चाहिए होता है। अब चलो दूसरा केस इमेजिन करते हैं, अगर एनिमल्स के पास सिर्फ नर्वस सिस्टम होता, हार्मोन सिस्टम ही नहीं होता, तो नर्वस सिस्टम क्या है कि न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है। न्यूरॉन बॉडी के सारे इफेक्टर सेल से कनेक्टेड है, बॉडी के सारे रिसेप्टर सेल से भी कनेक्टेड है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है मान लो जिसमें यहां पे तो कनेक्टेड है सारे आपके मोटर न्यूरॉन्स, लेकिन अंदर वाले सेल्स के टच में नहीं है।
अंदर वाले सेल्स के टच में नहीं है। अब हमें वहां पे भी तो कभी कभी ब्रेन का डिसीजन चाहिए होगा, वहां पे भी तो हमें कभी कभी कोई स्टिमुलस का रिस्पॉन्स चाहिए होगा। डीप सीटेड सेल्स में भी हमें स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स चाहिए हो सकता है, तो वहां पे काम आते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स, बोले तो हॉर्मोन्स। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारी एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी, एनर्जी रिक्वायरमेंट और लाइफस्टाइल की वजह से वी नीड बोथ द सिस्टम्स, both hormonal and also your nervous system. Now what are glands? Glands are nothing but the tissues जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के साथ काम करते हैं, तो पहले ही अपने प्रोडक्ट्स जो हैं डक्ट्स में देते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, फिर वो डक्ट से सलाइवा जो है माउथ में आता है। देन देयर आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चा, जो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। अब इनके अलावा कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, उनका नाम बताना है। नेम अ ग्लैंड विच फंक्शन एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बोथ एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, उसका नाम मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। लाइक आई सेड, हाइपोथैलेमस कौन? स्कूल की प्रिंसिपल। ये क्या करेगी? ये ऑर्डर देगी। तो हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट वी हैव आउट देयर। हाइपोथैलेमस ब्रेन में सेरिब्रम के जस्ट बेस पे प्रेजेंट होता है। ये भाई साहब क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं या इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मतलब कि जब इन्हें किन्हीं हार्मोन को सिक्रीट करवाना होता है तो ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं और पिट्यूटरी को बोलते हैं भैया जाओ अपना काम करो। जब इन्हें किन्हीं हार्मोन की क्वांटिटी कम करवानी होती है तो ये इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं और पिट्यूटरी को बोलते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है इसको थोड़ा कम करवा दो, राइट। तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी करते हैं। रेगुलेशन इनका मेन काम है कि पिट्यूटरी यानी कि वाइस प्रिंसिपल अपना काम अच्छे से करती रहे, ये है हाइपोथैलेमस का मेन काम। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट, चाहे वो मिड ब्रेन हो, फोर ब्रेन हो, हाइंड ब्रेन हो, उसके डिफरेंट पार्ट से ये इंफॉर्मेशन लाते हैं। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं हाइपोथैलेमस, और वो डिसीजन वो पिट्यूटरी को ट्रांसफर करते हैं बाय इट्स ओन सिक्रीशन। मान लो ब्रेन ने बोला कि यार बॉडी में शुगर लेवल्स जो ज्यादा हो रहे हैं, या बॉडी, मान लो ब्रेन ने बोला बॉडी में एड्रेनलिन की ज्यादा जरूरत है, अभी जो हम एक रेस भागनी है हमें एड्रेनलिन चाहिए, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो फिर ये क्या करेंगे? ये पिट्यूटरी को बोलेंगे कि आगे अपना काम करो। मान लो ब्रेन ने बोला कि यार जो ग्रोथ है ना बॉडी की वो रुक रही है, बॉडी की ग्रोथ स्टंटेड हो रही है, बॉडी जो है डॉफ हो जाएगी, तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा कि पिट्यूटरी अपना ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अच्छे से सिक्रीट करो, राइट। सो दिस इज व्हाट हाइपोथैलेमस डज। नाउ व्हाट इज पिट्यूटरी? पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड सारा काम पिट्यूटरी करता है, ऑलमोस्ट सारा काम बॉडी का पिट्यूटरी करके दे रहा है भाई हार्मोन्स में, राइट। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, टू नेम अ फ्यू। पिट्यूटरी सिक्रीट करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो लड़कियों में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा जी ग्रोथ हार्मोन, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। एक और फंक्शन बता देती हूँ पिट्यूटरी का, अगर 3 मार्क्स में आ गया तो। ओके, TSH सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि ये थायरॉक्सिन अच्छे से सिक्रीट करो, ठीक है। एनीवे, अब इसमें से आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो है ग्रोथ हार्मोन का। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है भाई? कि
बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल टाइम पे सिक्रीट हुआ तो आपके जीन्स आपको जितना अलाउ करते हैं लंबा होने के लिए उतनी ग्रोथ आपकी हो जाएगी। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। प्लांट की तरह ऐसे नहीं होता कि एक ब्रांच बढ़ती जा रही है दूसरी ब्रांच बढ़ी नहीं, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हुआ है तो अच्छी नॉर्मल लेवल की यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन में कोई लोचा आया है, ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हुआ है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डॉफ हो जाएगी, यानी कि बौना जिसे हिंदी में बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया है तो गिग्नाटिज्म आ जाएगा, यानी कि जायंट बन जाएंगे, जायगैनिटिज्म। ओ ये वर्ड बोला ही नहीं जाता मेरे से, बट स्पेलिंग आती है मुझे तो वो आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन पिट्यूटरी हैज टू सिक्रीट इन नॉर्मल अमाउंट। नाउ नेक्स्ट इज बच्चा थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड सिलेबस में नहीं है, इसे हटा दो। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है T3 एंड T4। T3 एंड T4 दोनों मोर और लेस सेम ही है, एक जो है दूसरे का प्रिकर्सर है, तो मोर और लेस दोनों का काम सेम ही होता है। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, T3 T4 इसको क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चा, मेटाबॉलिज्म, टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म, फैट का, कार्ब्स का, प्रोटीन का। तो बेसिकली पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किसके हाथ में है, थायराइड हार्मोन के हाथ में, थायरॉक्सिन के हाथ में। तो अगर ये कम सिक्रीट हुआ, कम सिक्रीट हुआ तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा सिक्रीट हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा कम थायराइड सिक्रीट होता है, बहुत ज्यादा कम थायराइड की कमी होती है तो हमें गोइटर वाली बीमारी हो जाती है, जिसमें नेक जो है स्वोलन हो जाता है, राइट। और अगर एक सेकंड यार, खांसी आ जा रही है। हाँ, बहुत ज्यादा कम सिक्रीट होता है तो गोइटर हो जाता है। बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो फैट्स का, प्रोटीन का, कार्ब का, सबका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब उनका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, तो बॉडी क्या करेगी, रैपिडली वेट लॉस कर देगी, एंजाइटी हो जाएगी, रैपिड वेट लॉस हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे अगर ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो। और बहुत कम है तो एक्सट्रीम केसेस में गोइटर होता है। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड अगर किसी का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है या घटता है तो उन्हें अपना थायराइड चेक करा लेना चाहिए, स्पेशली द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जो लड़के, डो नॉट कंसर्न योर सेल्फ, इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट यू इफ यू वांट टू रीड यू शुड रीड। तो जिनको पीसीओएस है तो उनको, उनका थायराइड फ्लक्चुएट कर सकता है बहुत ज्यादा, तो यू शुड गेट इट चेक। नाउ नेक्स्ट इज थायराइड के बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रिनल हार्मोन। प्रेजेंट कहां होता है बच्चा, किडनी के ऊपर, जस्ट अबव द किडनीज, जस्ट अबव द किडनीज। तो लेफ्ट किडनी के ऊपर भी होता है और राइट किडनी के ऊपर भी होता है, ठीक है। आप किडनी कैसे बनाते हो, इसके ऊपर जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप बनाते हो ना, उसको बोलते हो एड्रिनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। अभी पता चलेगा क्यों। जब एग्जाम का रिजल्ट खोल रहे होते हो और दिल धक 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 कर रहा होता है तो तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा होता है। इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट ऑर्गन वो होता है आपका हार्ट। मान लो आपने गली में खूंखार डॉग देखा, खूंखार डॉग जो ऑलरेडी आपको दांत दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि अब भी काटेगा, अब भी काटेगा, तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा। एड्रेनलिन बोलेगा भैया देख लो, अभी लड़ सकते हो तो लड़ लो, भाग सकते हो तो भाग लो। ऑब्वियसली खूंखार डॉग है, यू डोंट वांट टू गेट रेबीज, तो आप क्या करोगे, भागोगे वहां से। तो एड्रेनलिन क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा बॉडी में, और ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करके वो हार्ट को टारगेट करेगा और हार्ट को बोलेगा भाई जल्दी जल्दी ब्लड पंप कर, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी, राइट। एट द सेम टाइम ये हार्ट के साथ टारगेट करेगा लंग्स को, लंग्स को बोलेगा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग दिखा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर ले, राइट। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी भागने वाली है।
अब भागने वाली बॉडी को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, टांगों को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी भागना, एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो ये हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा के आपके अंदर या तो फ्लाइट या तो फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। दिस इज हाउ एड्रेनल फंक्शन, राइट। समझ आया इसे क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओ पिट्यूटरी मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, मैं हटा रही हूं वहां से। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है मतलब और भी करता है पर अभी सिलेबस में जो दो हैं, एक इंसुलिन एक ग्लूकागन, राइट। इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में शुगर लेवल्स को कम करता है, डिक्रीजेस द शुगर लेवल। ग्लूकागन क्या करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, राइट। और ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। हार्मोन्स हमारे जो है ना वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब जब एक हार्मोन के कमी या ज्यादा होने से दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है तो उसे तुम बोलते हो फीडबैक मैकेनिज्म। क्या मतलब है इसका, मान लो तुमने कुछ मीठा खाया, तुमने कुछ स्वीट खाया, तो तुम्हारी बॉडी में एकदम से ज्यादा मीठा आया, इंसुलिन क्या करेगा, शूट अप करेगा। इंसुलिन शूट अप करेगा कि भैया इसने कुछ मीठा सा खा लिया है, अभी हमें शुगर लेवल को डाउन लाना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में हो जाएगी प्रॉब्लम, तब इंसुलिन ज्यादा शूट अप करेगा, राइट। सिमिलरली अगर तुमने बहुत देर से कुछ मीठा नहीं खाया है तो नॉर्मल बॉडी में जिसमें डायबिटीज नहीं होता है उसमें ग्लूकागन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है कि शुगर लेवल थोड़ा बढ़ाओ वरना चक्कर आने लगेंगे, राइट। तो ग्लूकागन इंक्रीजेस द शुगर लेवल, इंसुलिन डिक्रीजेस द शुगर लेवल। जिनकी बॉडी में इंसुलिन का फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है वेट की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से, उन्हें हो जाती है बच्चा डायबिटीज। और इंसुलिन के कम ज्यादा होने की वजह से जो डायबिटीज होती है उसे बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस। अगर इंसुलिन बहुत बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ओरली इंसुलिन लेना पड़ता है, लोग टेबलेट्स खाते हैं, और टेबलेट से भी जब काम नहीं चलता है तो लोगों को इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर इंसुलिन लेवल बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम, तो पैरालिसिस के भी चांसेस होते हैं। सो पीपल हु आर डायबिटिक दे ऑलवेज हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। और क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन सही मात्रा में रहेगा तो ग्लूकागन का सिक्रीशन भी सही मात्रा में होगा। अगर इंसुलिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो क्योंकि वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं तो ग्लूकागन की सिक्रीशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट, है ना। नॉर्मल बॉडी में तो सब नॉर्मल रहता है, इंसुलिन कम सिक्रीट नहीं होता, नॉर्मली सिक्रीट होता है। मीठा खा लो तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है। मीठा खाने के बाद जब मीठा डाइजेस्ट हो जाता है तो बॉडी के पास सिग्नल आता है कि अब इसकी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो गई थी, चल ग्लूकागन थोड़ा सा तू सिक्रीट हो जा, बिकॉज वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म। बट डायबिटिक बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म खराब हो जाता है, राइट। वन और द अदर हार्मोन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड अप टू द मार्क, सो वी नीड what we need oral insulin or injected insulin. Want to take a screenshot, you can. Next is बच्चा testes and ovaries. Testes and ovaries. Now testes are present in males, only in males, and ovaries are present in biologically born females, right. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ओवरीज कहां प्रेजेंट होती है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती है, हमारे एब्डोमेन के जस्ट नीचे, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। टेस्टिस के दो फंक्शन होते हैं बच्चा, एक तो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म की हेल्थ, स्पर्म का काउंट, स्पर्म का प्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका बॉडी में जो प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं लड़कों के अंदर, टेस्टिस उन्हें भी प्रमोट करता है, राइट, जैसे कि दाढ़ी आना, राइट। ओवरी क्या करता है, फीमेल्स के अंदर एग का मैच्योरेशन देखता है, एग का मैच्योर प्रोड्यूस तो ऑलरेडी होते हैं फीमेल बॉडी में, एग का मैच्योरेशन देखता है, साथ में जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका ख्याल रखता है। तो ये हो गई हमारी ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है,
एस्ट्रोजन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट आई विल ट्राई कि मैं जो आपको दूं नीचे PDF उसमें ये डाल दूं. ठीक है. कई जगह एस्ट्रोजन की जो स्पेलिंग है वो ओ से शुरू होती है. दोनों ही स्पेलिंग वैलिड है साइंटिफिक कम्युनिटी में, सो डू नॉट गेट वरिड. So this was the chapter बच्चा. I hope you enjoyed. मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया था. दूसरा होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूं कि जब एक स्क्विरल को भागना पड़ता है तो उसकी बॉडी में कौन से हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है. These are the two questions. You have to give me the answer in the comments too. And I'll see you next time. Next chapter कौन सा चाहिए, let me know. Bye bye and take care.